जय हिंद। पिछली क्लास में हम पाचन तंत्र की डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम मानव तंत्र का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रुधिर परिसंचरण तंत्र लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन, इसके कार्य को हम देख लेते हैं। इसका कार्य होता है पोषक पदार्थ हो गया या फिर जो गैसें होती है जैसे ऑक्सीजन, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है या फिर उत्सर्जित पदार्थ है, उनका परिवहन करने का कार्य रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये पोषक पदार्थ हो गया, गैसें हो गई, हार्मोन हो गया और उत्सर्जित पदार्थ, इनका परिवहन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी खोज के बारे में। तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी भाई? विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। और रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एंजियोलॉजी क्या होता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये जो ब्लड सर्कुलेशन है इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है खुला और एक होता है बंद। कितने प्रकार होते हैं भाई? दो। कौन से? ओपन एंड क्लोज। अब बात कर लेते हैं ओपन या खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो भाई, इस प्रकार के जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, उसमें रक्त सीधे ऊतक के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, रक्त किसके संपर्क में रहेंगे भाई? डायरेक्ट टिश्यू के संपर्क में रहते हैं। और इनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। ब्लड प्रेशर कैसा होगा भाई? कम होता है। और बात कर लेते हैं ये किस में उपस्थित होता है। तो ये जिनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है ना, उसमें ये उपस्थित होता है। बाह्य कंकाल जैसे कि कीट वर्ग हो गया, जैसे कॉकरोच हो गया, टिड्डा हो गया, इनमें आपको ओपन रक्त परिसंचरण तंत्र आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम या फिर बंद परिसंचरण तंत्र। देखो भाई, ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, रक्त होता है ना जो ब्लड, वो रक्त वाहिकाओं में बहता है। कहाँ बहता है भाई? रक्त वाहिकाओं में बहता है। अब बात कर लेते हैं इसमें ब्लड प्रेशर कैसा होगा। तो इसमें ब्लड प्रेशर अधिक होता है। ठीक है, रक्तदाब कैसा होगा भाई? अधिक होता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है? तो ये उपस्थित होता है जिनमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ठीक है, जिनमें कैसा कंकाल पाया जाएगा? आंतरिक कंकाल पाया जाता है, उसमें आपको ये बंद रक्त परिसंचरण तंत्र आपको मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे मछली हो गया, कुत्ता, बिल्ली, मानव, ठीक है, इन सब में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके मानव रक्त परिसंचरण के कितने भाग होते हैं। तो इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला होगा ब्लड, दूसरा हार्ट या हृदय, और तीसरा होगा ब्लड वेसल्स, जिसे अपन क्या कहते हैं? रक्त वाहिकाएं। अब एक एक की हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है? यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है भाई? तरल संयोजी उत्तक होता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है मानव में? 5 से 6 लीटर होती है लगभग। कितनी होती है भाई? 5 से 6 लीटर उपस्थित होता है। और इसका पीएच होता है 7.4। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 7.4 होता है। इसी कारण रक्त जो होता है ना वो क्षारीय होता है, हल्का सा क्षारीय आपको मिलेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वयस्क में इसका निर्माण, मतलब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड का निर्माण होता है बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होगा भाई? लाल अस्थि मज्जा में। जो वयस्क होता है ना मानव, उसमें लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और भ्रूणावस्था में, ठीक है, या शिशु अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होगा भाई? प्लीहा या स्प्लीन में होगा। शिशु अवस्था या भ्रूणावस्था में इसका निर्माण कहाँ होगा भाई? प्लीहा या स्प्लीन में होता है। अब आगे चलते हैं, रक्त का जो संगठन है उसकी चर्चा करते हैं। तो रक्त के संगठन में दो प्रकार के आपको मिलेंगे। एक तो होता है द्रव भाग, एक होता है ठोस भाग। द्रव भाग होता है जिसमें प्लाज्मा उपस्थित होता है, वो होता है आपके 55%। और ठोस भाग होता है जो कि 45% होता है, उसके अंदर आपको रुधिर कणिकाएं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा वाले भाग में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो 92% है वो होगा जल। और इसके साथ आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी आपको प्लाज्मा के अंदर मिलेगा। और रुधिर कर्णिकाओं की बात करें तो इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपको मिलेगा। अपन इन सब की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में, या लाल रुधिर कणिकाएं। देखो, लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन होता है या नहीं होता है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसी के कारण इसका रंग कैसा होगा भाई? लाल रंग होगा।
ठीक है, लाल रंग किसके कारण होता है भाई, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और केंद्र की बात कर लेते हैं, केंद्र बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, आरबीसी में केंद्रक आपको नहीं मिलेगा। इसकी आयु कितनी होती है, 120 दिन। कितनी होगी भाई, 120 दिन होती है। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग होगा भाई, एनीमिया रोग होता है, जिसे हम रक्तहीनता या रक्त क्षीणता भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई, खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी होगी भाई, खून की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं वयस्क में निर्माण कहाँ होता है, तो वयस्क में इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होगा भाई, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और भ्रूण के अंदर निर्माण कहाँ होता है भाई, यकृत के अंदर, लीवर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये दोनों ही कि भाई वयस्क में कहाँ निर्माण होगा, अस्थि मज्जा में, और भ्रूण में कहाँ निर्माण होगा, यकृत के अंदर। अब बात कर लेते हैं आरबीसी नष्ट कहाँ होती है, तो आरबीसी नष्ट होती है प्लीहा या स्प्लीन के अंदर। कहाँ नष्ट होगी भाई, प्लीहा के अंदर नष्ट होती है। तो इसी कारण इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, या फिर ब्लड बैंक ऑफ द आरबीसी। ठीक है, प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ द आरबीसी भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं भाई, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं उपस्थित होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होने के कारण यह श्वेत या रंगहीन होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कैसी होती है भाई, रंगहीन आपको मिलेगी। और डब्ल्यूबीसी के अंदर आपको केंद्रक मिलेगा, ठीक है, केंद्रक उपस्थित होता है। ओके, अब डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, एक होता है एचआईवी, टाइफाइड। ठीक है, ये मुख्यतः दो जो रोग है ना, वो डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है। और डब्ल्यूबीसी अधिक हो जाए तो उससे कौन सा रोग होगा भाई, रोग होता है आपके ब्लड कैंसर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी अगर ज्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होगा, ब्लड कैंसर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, ल्यूकीमिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी का निर्माण। तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होगा भाई, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा करना। ठीक है, ये प्रतिरक्षा तंत्र की तरह हमारे शरीर में ये काम करता है डब्ल्यूबीसी। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार के बारे में। तो मुख्यतः डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है ग्रेन्युलोसाइट, जिसे कणिकाणु कहते हैं, और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, जिसे अकणिकाणु कहते हैं। देखो इनमें क्या फर्क होता है, ग्रेन्युलोसाइट में कुछ कणिकाएं पाई जाती है, ठीक है, इनकी सतह पर, और ए ग्रेन्युलोसाइट में इनके सतह पर एकदम चिकनी होती है, आपके ये क्या बोलते हैं, कणिकाएं नहीं पाई जाती है। अब ग्रेन्युलोसाइट तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इयोसोनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, और अकणिकाणु दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट निर्माण किसका करती है, महाभक्षक कोशिकाओं का निर्माण करती है। और लिम्फोसाइट तीन प्रकार की सेल्स का निर्माण करेगी, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका। ओके, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स या बिंबाणु के बारे में। देखो बिंबाणु क्या होता है, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, इसकी आयु बात करें तो इसकी आयु होती है 10 दिन। ओके, और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर। ठीक है, अस्थि मज्जा या बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। रक्त का थक्का किसके द्वारा बनाया जाता है, प्लेटलेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक रोग होता है हीमोफीलिया रोग। देखो हीमोफीलिया रोग को शाही रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं भाई, शाही रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इंग्लैंड की जो महारानी थी ना विक्टोरिया, तो सबसे पहले उनको हुआ था, तो इसीलिए हम इसको कौन सा रोग कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण क्या होता है, रक्त अविरल रूप से बहता रहता है। तो दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे वाली स्लाइड पर हम चलते हैं। देखो रक्त का जो थक्का होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग, उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे थ्रोम्बोसाइट होता है ना, थ्रोम्बोसाइट, वो क्या करता है, वायु के साथ अभिक्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ठीक है, जो कि थ्रोम्बिन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और ये जो थ्रोम्बिन है, ये फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया करके फाइब्रिन का निर्माण करेगा। देखो भाई फाइब्रिन क्या होता है, एक प्रकार की जालिका होती है।
ठीक है, आप जैसे छलनी समझ लो। तो फाइब्रिन और रुधिराणु जो ब्लड के अंदर जो रुधिराणु थे ना, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो वो क्या करेंगे, उस जाली के अंदर फंस जाएंगे और रक्त का थक्का का निर्माण हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से देख लेना भाई कौन सा क्या यूज आता है। अब बात करते हैं रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन से पदार्थ उपयोगी हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के उपयोगी है। कौन सा विटामिन उपयोगी है? विटामिन के। और अगर बात की जाए कौन सा तत्व, तो कैल्शियम उपयोगी होगा। कौन सा होगा भाई? कैल्शियम उपयोगी होगा। और कौन सा रुधिराणु उपयोगी होता है? तो ये होता है प्लेटलेट्स। कौन सा होगा भाई? प्लेटलेट्स होता है। अब बात करते हैं कौन सा प्रोटीन होता है। तो इसमें प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, कौन सा होगा भाई? फाइब्रिनोजेन होगा और प्रोथ्रोम्बिन होगा। कौन सा होगा भाई? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होगा। तो इनका एक बार ध्यान से देख लेना, आ सकता है इससे प्रश्न। अब बात करते हैं हिपेरिन के बारे में। देखो हिपेरिन की थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ये क्या होता है? ब्लड को जमने से रोकता है। देखो हिपेरिन उपस्थित कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स, जो हमारी नलिकाएं होती है ना, ब्लड के अंदर हिपेरिन होता है। और हिपेरिन क्या करता है कि ब्लड को जमने से रोकता है। देखो जैसे हमारा ब्लड अभी बह रहा है, ठीक है ना, अगर मान लो कि रक्त का जो थक्का है ना, वो अगर हमारे नलिकाओं में बनने लग जाए तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हिपेरिन क्या करेगा? ब्लड को जमने से रोकेगा। लेकिन जैसे ही हमें चीरा लगेगा ना, तो जैसे ही हिपेरिन वायु के संपर्क में आएगा ना, तो वायु के संपर्क में आती हिपेरिन मर जाएगा। ठीक है, वायु के संपर्क में आती हिपेरिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और आपके रक्त का थक्का वाली जो प्रोसेस है, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये एक्टिव हो जाएगी। ओके, तो हिपेरिन भी हमारे शरीर में होना आवश्यक है, नहीं तो हमारे शरीर में वेसल्स में भी क्या हो सकता है? रक्त का थक्का बन सकता है। अब बात कर लेते हैं रक्त के कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कार्य है गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, गैसों के आदान प्रदान में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है। इसी के अलावा ताप नियंत्रण के रूप में किया जाता है। आपको पता है जो द्रव भाग होता है ना, वो ताप नियंत्रण में कार्य करता है। इसके अलावा पीएच को भी नियंत्रित करने का कार्य करेगा। पोषक पदार्थों का परिवहन, जैसे ग्लूकोज हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है ना, इन पोषक तत्वों का परिवहन भी किसके द्वारा किया जाएगा? रक्त के द्वारा किया जाएगा। इसी के अलावा जो हार्मोन है, ठीक है, आपको पता ही है कि शरीर के विभिन्न भागों से हार्मोन का स्राव होता है। और इन हार्मोनों का परिवहन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कौन करेगा? भाई रक्त के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण भी आरबीसी के ये रक्त के द्वारा किया जाता है। जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, श्वेत रुधिर कणिका है, जो कि किसका काम करती है? प्रतिरक्षा के कार्य करेगी। इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, जैसे यकृत से यूरिया का निर्माण हुआ, हमने पहले ही पढ़ा था, तो उसका जो उत्सर्जी पदार्थ हो गया, उसका निष्कासन भी किसके माध्यम से किया जाएगा? रक्त के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम रक्त समूह के प्रकार, ठीक है, कौन किसे रक्त दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।